24 जून 2025 औरंगाबाद का रहने वाला प्रियांशु किसी काम से वाराणसी गया हुआ था और वह 24 जून की शाम को वापस आ रहा था। वापस लौटते समय उसने अपनी पत्नी को फोन किया और कहा कि वह घर वापस आ रहा है। तुम चिंता मत करना, मैं घर आ जाऊंगा। मैंने अपने दो दोस्तों को बोल दिया है कि वो लोग मुझे रेलवे स्टेशन से घर ड्रॉप कर देंगे। और इस तरीके की बात कह करके प्रियांशु फोन काट देता है। देर रात के समय प्रियांशु रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और उसके दोस्त उसको लेने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ में बाइक में बैठ करके अपने गांव की ओर निकल पाता है। वाराणसी रेलवे स्टेशन से प्रियांशु अपने दोस्तों के साथ कुछ ही दूरी पर पहुंचा था। इसी बीच में एक बाइक आती है और बाइक वाले प्रियांशु को रोक लेते हैं। कुछ समय के बाद में इन लोगों के बीच में झगड़ा होने लगता है और फिर जो लोग बाइक से आए हुए थे वो लोग प्रियांशु को शूट कर देते हैं और जिसकी वजह से प्रियांशु घायल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह थी कि इन लोगों ने उसके दोस्तों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी फायर नहीं किया था। प्रियांशु के घायल होते ही ये लोग वहां से भाग जाते हैं और प्रियांशु के दोस्त उसको हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचते हैं और जहां पर प्रियांशु की इलाज के दौरान डेथ हो जाती है। प्रियांशु के दोस्त तुरंत प्रियांशु के परिवार को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हैं और साथ ही साथ पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस की टीम हॉस्पिटल पर पहुंचती है और वो लोग सबसे पहले प्रियांशु के दोस्त से बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ने ये बताया कि प्रियांशु ने हमसे फोन करके कहा था कि वो वाराणसी से वापस लौट रहा है, उसे देर रात हो जाएगी, इसलिए तुम लोग मुझे रेलवे स्टेशन से लेने के लिए आ जाना। और हम लोग रेलवे स्टेशन से प्रियांशु को लेकर के वापस गाँव जा रहे थे और इसी बीच में वहां पर बाइक से कुछ लोग आते हैं। वो लोग हमारे साथ झगड़ा करने लगते हैं और फिर उन लोगों ने प्रियांशु के ऊपर फायर कर दिया। फिर वो लोग वहां से भाग गए। हम लोग घायल अवस्था में प्रियांशु को हॉस्पिटल में लेके आए और जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस की टीम को यहाँ पर सबसे पहले प्रियांशु के दोस्तों के ऊपर ही शक हो रहा था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो लोग आए हुए थे उन लोगों ने उसके दोस्तों के साथ में तो कुछ नहीं किया, केवल प्रियांशु के साथ में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। तो यहाँ पर वो लोग उसके दोस्तों को हिरासत में ले लेते हैं और फिर उनके बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस को प्रियांशु के दोस्तों के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिससे इस बात का पता लगाया जा सके कि प्रियांशु के दोस्तों का ही उसके साथ जो घटना हुई है उसमें कुछ भी लेना देना है। और जब कोई भी सबूत नहीं मिलता है तो वो लोग प्रियांशु के दोस्तों को छोड़ देते हैं और अब पुलिस की टीम खाली हाथ थी और उनके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे इस तरीके की जानकारी मिल सके कि प्रियांशु के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम किसने दिया है। और फिर वो लोग प्रियांशु के परिवार वालों से बात करते हैं। वो लोग सबसे पहले प्रियांशु की पत्नी से पूछते हैं कि तुमको किसी के ऊपर शक है? तो यहाँ पर उसकी पत्नी यही कहती है कि मेरी शादी को अभी 1 ही महीने हुए हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रियांशु के साथ में इस तरीके की घटना हो जाएगी। यदि मुझे मालूम होता तो मैं खुद ही प्रियांशु को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। और इस तरीके की बातें प्रियांशु की पत्नी गुंजा पुलिस से कहती है। फिर पुलिस प्रियांशु के परिवार से बातचीत करती है। वो लोग पूछते हैं कि क्या प्रियांशु का कुछ लड़ाई झगड़ा था, क्योंकि वह बिजनेसमैन था और बिजनेस को लेकर के उसका किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं था। तो परिवार वालों को यही कहना था कि प्रियांशु एक अच्छा लड़का था, वो झगड़ालू नहीं था और उसका किसी के साथ में किसी भी तरीके की कोई भी रंजिश नहीं थी। तो घर परिवार से मिली जानकारी से भी पुलिस को अब ऐसा क्लू नहीं मिला था जो प्रियांशु के साथ हुई इस घटना के बारे में कुछ भी बता पाते। और अब पुलिस की टीम को यह लग रहा था कि चलो अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। वो लोग परिवार के सभी लोगों के मोबाइल नंबर लेते हैं और फिर उनकी कॉल डिटेल्स निकालते हैं और जैसे ही कॉल डिटेल्स सामने आती है तो ये केस सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर जिसके ऊपर पुलिस बिल्कुल भी शक नहीं कर रही थी उसी ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। पुलिस की टीम ने जब प्रियांशु की कॉल डिटेल्स निकाली तो उनको यह पता चलता है कि जिस रात वो वापस लौट रहा था तो उसने अपनी पत्नी को बताया था कि वो वापस आ रहा है और दो दोस्त उसको लेने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। और वो लगातार अपनी पत्नी गुंजा को अपनी लोकेशन के बारे में बता रहा था कि अब वो कहां पर पहुंच चुका है। पुलिस को अभी भी यही लग रहा था कि कोई भी व्यक्ति यदि कहीं से वापस आ रहा है तो सबसे पहले अपनी पत्नी को फोन करेगा और यही बताएगा कि वो कहां पर पहुंचा है और कितनी देर में वो घर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर पुलिस को कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा। लेकिन जब उसकी पत्नी गुंजा की कॉल डिटेल्स बाहर आती हैं तो अब पुलिस की टीम हैरान रहती थी। जिस समय प्रियांशु की अपनी पत्नी गुंजा से बातचीत हो रही थी उसी समय में गुंजा भी किसी व्यक्ति से बात कर रही थी और उसने लगभग 50 बार उस व्यक्ति से बात किया था। यानी कि 24 जून की रात को जिस समय प्रियांशु के साथ में इस तरीके की घटना हुई थी उस समय उसकी पत्नी गुंजा किसी के साथ लगातार बातचीत कर रही थी और लगभग 50 बार गुंजा ने 24 जून की रात में उस नंबर पर बातचीत किया था। जब पुलिस को इस नंबर के बारे में पता चलता है तो वो लोग गुंजा से पूछताछ करते हैं और उससे कहते हैं कि 24 जून की रात को तुम प्रियांशु से तो बातचीत कर रही थी लेकिन साथ साथ तुमने इस नंबर में भी लगभग 50 बार बातचीत की है और ये जो बातचीत हुई है वो कभी 2 मिनट की, कभी 4 मिनट की, कभी 3 मिनट की, वो इस तरीके से है कि जैसे तुम किसी बात की जानकारी किसी व्यक्ति को दे रही हो। पुलिस जब उस नंबर के बारे में और उस व्यक्ति के बारे में पूछती है तो यहाँ पर गुंजा पुलिस को घुमाना शुरू कर देती है और वो कहती है नहीं मेरी तो किसी से कुछ भी बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन पुलिस ने जब उसके सामने पूरे एविडेंस रख दिए तो वो बहुत देर
तक पुलिस को घुमा नहीं पाती है और पूरी कहानी खोल करके रख देती है कि कैसे उसने एक व्यक्ति के साथ मिल करके अपने पति प्रियांशु को ही अपने रास्ते से हटा दिया और अपनी शादी के केवल 1 महीने के बाद गुंजा ने पुलिस को बताया कि वह जिस व्यक्ति से 24 जून की रात में लगातार बातचीत कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसके सगे फूफा जीवन है, जिनके साथ में उसका प्रेम प्रसंग है। पुलिस को जब यह पता चलता है कि फूफा और उनके साथ में तुम्हारा प्रेम प्रसंग है तो सुशीला ने कहा कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है और मैं अपने फूफा जीवन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गुंजा ने पुलिस को आगे ये बताया कि मैं बचपन से ही अपने फूफा के घर में रह रही हूँ। मेरे फूफा एक बड़े बिजनेसमैन हैं और मेरे मम्मी पापा ने मेरी अच्छी परवरिश के लिए मुझे बचपन में ही अपने फूफा के घर में भेज दिया था। फूफा जी के घर में मैं पली बड़ी हुई और धीरे धीरे मेरा फूफा जी की तरफ अट्रैक्शन होने लगा। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि फूफा जी मेरी से उम्र में बहुत बड़े हैं। हमारे बीच में लगभग 15 साल की उम्र का गैप है और धीरे धीरे मेरे उनके साथ में अवैध संबंध हो गए। हम लोग अक्सर घर पे ही मिलते थे और मेरी बुआ को हमारे रिश्ते के बारे में कभी भी शक नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच अप्रैल के महीने में मेरी बुआ ने फूफा के साथ में मुझे संबंध बनाते हुए देख लिया था और इसके बाद जैसे ही हमारा रिश्ता खुल जाता है घर में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और तुरंत बुआ ने मेरी माँ से कह दिया कि जल्दी से जल्दी गुंजा की शादी कर दी जाए क्योंकि अब उसकी उम्र हो चुकी है। और इस तरीके से उन्होंने मेरे रिलेशन के बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन अब मेरे परिवार वाले मेरे लिए लगातार लड़के ढूंढ रहे थे। मैं अपने फूफा से दूर नहीं होना चाहती थी और मैंने अपने फूफा से कह दिया था कि मैं रहूंगी तो आपके साथ में ही रहूंगी और इसी को लेकर के मेरे फूफा ने मेरी पिछली 2 शादियों को तोड़वा दिया था। परिवार वाले लगातार मेरे ऊपर शादी करने का दबाव डाल रहे थे। तब मैं परिवार की इज्जत और समाज के डर की वजह से प्रियांशु से शादी करने के लिए तैयार हो गई। फिर 21 मई को मेरी प्रियांशु से शादी हो गई, लेकिन प्रियांशु से शादी होने के बाद में मैं लगातार अपने फूफा जीवन के साथ संपर्क में थी और मैं उनसे यही कह रही थी कि मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ, मैं प्रियांशु के साथ अपना जीवन नहीं बिता पाऊंगी। और फिर मैंने अपने फूफा के साथ मिल करके प्रियांशु को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि यदि प्रियांशु रास्ते से हट जाएगा तो मैं फूफा के घर वापस चली जाऊंगी और फिर मेरे ऊपर कोई भी शादी करने का दोबारा दबाव नहीं बनाएगा। मैंने अपने फूफा जीवन को प्रियांशु को रास्ते से हटाने के लिए कहा। जीवन भी तैयार हो गए और इसके बाद उन्होंने झारखंड से 2 शूटर हायर किए। इसी बीच में दिन आता है 24 जून का। 24 जून की सुबह प्रियांशु ने फोन करके मुझे बताया था कि वो वाराणसी से वापस आ रहे हैं और मुझे ये ऐसा लगा कि यह एक परफेक्ट समय है प्रियांशु को रास्ते से हटाने का। मैंने पूरी बात अपने फूफा जीवन को बता दिया और उनसे कहा कि रात के समय में प्रियांशु वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और फिर देर रात वहां से गांव की ओर निकलेंगे और यह समय बिल्कुल परफेक्ट है प्रियांशु को रास्ते हटाने का। प्लान के मुताबिक मैं लगातार प्रियांशु से बातचीत कर रही थी और वो अपने लाइव लोकेशन के बारे में मुझे बता रहा था। तो प्रियांशु के बारे में लगातार मैं अपने फूफा जीवन को बता रही थी कि अब वो किस जगह पर पहुंचा है और इस तरीके से मेरे फूफा जीवन उन शूटर को गाइड कर रहे थे। और इसी बीच में जब प्रियांशु अपने दोस्तों के साथ में वाराणसी रेलवे स्टेशन से गाँव की ओर कुछ दूरी पर पहुंचता है तो वहां पर जीवन के द्वारा भेजे गए शूटर भी पहुंच जाते हैं और इसके बाद उन लोगों ने पूरी घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस की टीम ने अब प्रियांशु की पत्नी गुंजा को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसको जेल भेजने की तैयारी कर ली गई है। साथ ही साथ जो उसका फूफा जीवन है वो फरार है और वो जो 2 शूटर हैं उनको भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक भतीजी ने अपने फूफा के साथ अवैध संबंध बनाए रखने के लिए अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जीवन की है। जीवन गुंजा से लगभग 15 साल बड़ा था, लेकिन उसने गुंजा को एक भी बार नहीं समझाया कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और प्रियांशु के साथ जो तुम्हारा जीवन है वही बिल्कुल सही है। हमारे बीच में पिछले समय में जो कुछ भी रहा है उसको अब हमें यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, यही हम दोनों की जिंदगी के लिए सही है। लेकिन यहाँ पर जीवन ने भी गुंजा की हाँ में हाँ मिलाया और एक नहीं बल्कि 2 परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।